हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको उस पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो लास्ट टॉपिक है, सेल ऑर्गेनेलीज। 5-6 सेल ऑर्गेनेलीज हैं। कोशिश करेंगे कि ये 2-3 दिन में खत्म हो जाए। देन उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन। नाउ अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो बेटा मैंने कल छोड़ा था। जहाँ बेटा हमें सबसे पहले पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो साइटोप्लाज्म में एक छोटी सी चीज आई थी, साइटोसोल। कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोसोल। वो जो लिक्विड है वो क्या है, साइटोसोल है ना। वही मैं बताने वाला हूँ आपका, साइटोप्लाज्म क्या है। बेटा याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये पूरा सब कुछ मिला के जस्ट लाइक किसके जैसा होता है, जेली लाइक। जैसे वो आता है, जेली आती थी पहले, छूते थे, वो होती तो लिक्विड है मगर जेल जैसा लगता था, जैसे जेल छू रहे हैं, उस जैसा होता है। क्योंकि वो कई सारी चीजों से मिलकर बना है साइटोप्लाज्म। तो वो क्या से कैसे है, तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको साइटोसोल के बारे में कि साइटोसोल क्या है। अब मेरी बात सुन लीजिए। पहला पॉइंट है, इट इज अ soluble part of cytoplasm। soluble part of cytoplasm। समझेंगे मेरी बात। ये है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस एनवेलप, दिस इज न्यूक्लियस एनवेलप। ओके, ये न्यूक्लियस है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट, दिस, ये पूरा का पूरा जो ब्लैंक एरिया है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर एक चीज प्रेजेंट है, जो लिक्विड, जो सॉल्युबल पार्ट है इसका, जो सॉल्युबल, जो इसके अंदर डिसॉल्व हुआ है, पूरे में चारों तरफ फैला हुआ है, उस लिक्विड का नाम क्या है, साइटोजोल। क्या है, साइटोजोल। तो साइटोजोल क्या है, ये साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है। जैसे नमक को पानी में डालते हो और वो डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, उसी तरीके से ये साइटोजोल ना साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल है, पूरी तरीके से सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जो बात बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे सुनेंगे मेरी बात बच्चों ध्यान से। बेटा सुन लीजिए, साइटोजोल के, मेरी बात सुन लीजिए, ये दिखने में कैसा होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको कुछ नहीं लगेगा, ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी नहीं होता, पानी, पानी को देखते हो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं, उसी तरीके से लगता है साइटोजोल। कैसा लगता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। और अगर आपको इसको देखना है, इसको देखना है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन, ये कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर लेस, यानी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता इसका, बस ऐसी जगह जगह ये चीजें आपकी रखी हुई हैं, मगर इसका कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, स्ट्रक्चर लेस होता है। जैसे आप मकान बनाते हो तो कभी रेत कहीं और आ गया, कभी कुछ कहीं और रख दिया, कोई स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं करता। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्कुलर शेप में है, इसके अंदर ये है, इसका स्ट्रक्चर लेस है, ये इसका इसका अपना खुद का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, किसका, साइटोजोल का। और ये भी जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तब आप देखोगे कि इसका कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, साइटोजोल क्या होता है, सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है, तैयार रहना। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हैं, हमें दिख जाएगा सब कुछ। और अगर माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे, जैसे हम लोग किसी चीज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना अंदर कैसा है दिखने में, उसका कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर लेस होता है। ठीक है, आ रहा होगा मेरी बात समझ में। बेटा मेरी बात सुन लीजिए, इसके जो अंदर है ना, इट कंटेन्स, इसके अंदर, इस साइटोजोल के अंदर 90% वाटर होता है। 90% वाटर, यानी ये जो साइटोजोल मिलके बनता है, इसके अंदर 90% वाटर है। मतलब पूरी ज्यादातर मात्रा में क्या है, पानी ही है। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी में ज्यादा पानी ही पानी होता है। तो 90% साइटोजोल के अंदर 90% क्या है, वाटर है। ये सबको पता होना चाहिए, इट कंटेन्स 90% वाटर। ठीक है, और बाकी जो 10% है, बच्चा कुछ 10%, उसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, समझ रहे हो, जो 10% है उसमें क्या क्या है, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट, जो हम नमक वमक खाते हैं, शुगर, जो भी हम खाते हैं, सॉल्ट, शुगर, या फिर विटामिन एटसेट्रा। ये सब चीजें 10% में आती है। यानी ये सारी चीजें पानी के साथ जब मिक्स हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, साइटोसोल। जब ये सारी चीजें 90% वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाया जाता है, साइटोसोल। तो देखो साइटोसोल कितना इंपॉर्टेंट है। साइटोसोल क्या होता है बेटा, सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, दिखने में कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है, स्ट्रक्चरलेस होता है। 90% क्या होता है, वाटर। जो बचा कुछ 10% है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट, वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट केमिकल्स डिसॉल्व रहते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, सॉल्ट, शुगर, विटामिन,
गैसेस भी होती है, जो बहुत सारी गैसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी डिसॉल्व रहती है। तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोजोल है उसमें डिसॉल्व रहती है। यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है साइटोजोल। इतना ही बताना था मुझे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो अब आता है इसका फंक्शन क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोजोल। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, और कहीं भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछेंगे, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, तो पहला फंक्शन क्या है, इट अपने अंदर क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स को स्टोर कर रहा है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, इन सबको क्या करता है ये अपने अंदर स्टोर। तो क्या लिखेंगे, इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स। बेटा, ये जो वाइटल मैंने यूज करा है ना, क्या ये जो वाइटल मैंने यूज करा है ये होता है इंपॉर्टेंट, यानी जो काम के लिए होते हैं, जो चीजें हमारी काम के केमिकल्स हैं उसको अपने अंदर ये क्या करवाता है, आपका बेसिकली डिजोल्व कराता है। यही इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। कोई भी चीज हो तो करा देना। और इसके अंदर बहुत सारे सेल के फंक्शंस होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। अब ये होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस, 10th में पढ़ोगे, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। ये क्या करवाता है, ग्लाइकोलाइसिस कराता है। क्या होता है बस याद कर लो, ग्लाइकोलाइसिस है, होता क्या है ये आप 10th में पढ़ोगे। 10th में जब कोई आपसे पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके पास, साइटोजोल में, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोजोल में ग्लाइकोलाइसिस, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। इसके दो फंक्शन है, उतार लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे मेरा ये पार्ट खत्म होता है, इसको नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत है पूछेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है साइटोजोल के बारे में। अब जो बात बताने वाला हूं उसको सब ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। ये सारी जो चीजें चल रही है बेटा, वो साइटोप्लाज्म के लिए तो चल रही है, साइटोजोल भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है ना। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमें पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। बेटा, जैसे मैंने बताया कि सेल के अंदर भी छोटी छोटी चीजें पाई जाती हैं जो मिलके काम करती है, एनर्जी बनाती हैं, डाइजेशन कराती हैं, है ना, समझ रही हो, ग्लाइकोलाइसिस कराती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमारी बॉडी में दिल अलग काम करता है, ब्रेन अलग काम करता है, आंखों का काम अलग है, डिवीजन ऑफ लेबर है ना, मैंने पहले भी पढ़ाया था। उसी तरीके से सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सेल के अंदर भी काम डिवाइड हो जाता है, कोई पार्ट कुछ काम करता है, कोई पार्ट कुछ, न्यूक्लियस का अलग काम है तो किसी का अलग काम है। तो ऐसे ही कुछ 6-7 चीजें सेल के अंदर पाई जाती हैं जो काम करवाती हैं मिलके, और उन्हीं छोटी छोटी चीजों को जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो मिलके काम कराती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेलीज। यानी सेल के अंदर जो चीजें पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, है ना। मैंने आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया था, याद है, ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनेलीज में अंतर है। तो आज मैं वही सेल ऑर्गेनेली पढ़ाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पढ़नी कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली है। सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा, बेसिकली सुनते रहना, आप सब लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक। सब बताऊंगा कौन कहां पाया जाता है, सबके सब कहां पाई जाती है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती रहती है, जगह जगह पाई जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, कल भी बताया था। तो पहली वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी जो आपको सेल ऑर्गेनेली पढ़नी है, मैंने बताया था ना, एक होता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तीसरी जो सेल ऑर्गेनेली आपको पढ़नी है वो है गोल्गी एपेरेटस, गोल्गी एपेरेटस। सारी पढ़ाऊंगा, यही इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। फोर्थ जो आपको पढ़ना है, लाइजोसोम्स। फिफ्थ जो आपको पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। सिक्स्थ आपको पढ़ना है प्लास्टिड। एंड 7 आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। बस खत्म होने वाला है। एंड लास्ट आपको पढ़ना है वैक्यूल। ये मेन चीजें होती हैं, ये मेन चीजें सेल के अंदर पाई जाती है। इनको पढ़ते ही चैप्टर खत्म। अब इनको हम एक दिन में 2 या 3 कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सुनिए बेटा, मैं ये वाली जो 2 चीजें है ना, ये 3 चीजें, ये थोड़ी सी क्वाइट डिफिकल्ट है, तो इनको तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मैं आज जो स्टार्ट करूंगा वो लाइजोसोम से है, और इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, इससे, इससे,
इन चारों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले लाइजोसोम से। आप प्लीज नोट डाउन करते चलेंगे, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये लास्ट चैप्टर, लास्ट देखो पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने सेल का कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। तो बेटा जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हमारा लाइजोसोम से। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। लाइजोसोम्स की सबसे पहले, जैसे हम हर बार पढ़ते हैं जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? नेचर एंड अकरेंस, कि दिखने में कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है, यही पढ़ते हैं हर बार। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, फिर इसके पढ़ेंगे फंक्शंस, ठीक है। चलो, नेचर एंड अकरेंस में सुन लीजिए बेटा। ये आपका पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, जगह जगह साइटोप्लाज्म में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। पहला पॉइंट, जगह जगह पाए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं। इस तरीके से समझो, ये मेरा सेल प्लास्टिड, ये मेरा न्यूक्लियस, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी चारों तरफ पाए जाते हैं, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्या? लाइजोसोम जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना? जगह जगह साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करते रहते हैं बेटा? आपके तैरते रहते हैं। अब आगे सुनिए मेरी बात जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद इनका जो शेप होता है वो एस ए सी, सैक लाइक। सैक समझते हो क्या होता है? एस ए सी, जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई तुमने सुना होगा कढ़ाई, वो कढ़ाई जो होती है उसकी शेप कुछ इस जैसी होती है ना, ये सैक जैसी शेप होती है, एस ए सी, ठीक है। इनकी जो शेप होती है बेटा, वो कैसी शेप होती है? स्फेरिकल, गोल होती है। जैसे कढ़ाई भी तो गोल होती है, देखा जाए तो अगर आप कढ़ाई को देखो, कढ़ाई कढ़ाई पता है ना जिसपे हम खाना पकाते हैं, अगर कढ़ाई को देखो तो कढ़ाई भी तो गोल होती है, मगर कैसी होती है? थोड़ी सी मुड़ी हुई, सैक, कुछ इस जैसे, है ना, कुछ इस जैसे। तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? थोड़ा सा लगभग सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जगह जगह पाए जाते हैं। इसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन। इसकी खुद की भी मेम्ब्रेन है, ये कवर रहता है कितनी मेम्ब्रेन से? सिंगल मेम्ब्रेन। सुनते रहो मेरी बात, कि कितनी मेम्ब्रेन रहती है इसके पास? सिंगल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो पाई जाती है, इट कंटेन्स पावरफुल एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होती है? बहुत पावरफुल एंजाइम्स होती हैं बेटा। एंजाइम्स वो होती है जो हमारा ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी के अंदर जगह जगह तरह तरह की एंजाइम्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर खाने को तोड़ने में, किसी भी चीज को ब्रेक करने में हेल्प करती है, एंजाइम्स, ठीक है। तो समझ गए? इसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा पावरफुल एंजाइम्स रहती है। मेम्ब्रेन को कैसी होती है? सिंगल। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सैक लाइक, स्फेरिकल। और जगह जगह साइटोप्लाज्म में क्या रहता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है बेटा। ये जो एंजाइम्स है मैंने बताया ना, ये क्या काम करती है? ब्रेकिंग का काम करती है। तो क्या लिखेंगे? ये जो एंजाइम्स है ये क्या काम करती है? डाइजेशन, डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग। आपने कोई कॉम्प्लेक्स फूड खाया, अब वो ब्रेक भी तो होगा, प्रोटीन्स में टूटेगा, है ना। जब आपने कोई खाना खाया वो प्रोटीन में टूटेगा, एसिड में टूटेगा, उसके अंदर विटामिन है तो विटामिन में टूटेगा। तो ये जो पावरफुल एंजाइम्स है वो खाने को क्या करवाती है? डाइजेस्ट या ब्रेक करवाती हैं। कौन? ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ब्रेकिंग ऑल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो भी आपने खाना खाया है, कार्बन से मिलकर जो बनता है, प्लांट्स एनिमल से जो मिलता है, तो उसको डाइजेशन कराने में या ब्रेकिंग कराने में ये सक्षम है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट और ब्रेक करा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? और ये जो एंजाइम्स है ना, इनको कौन बनाता है? आरईआर। ये एंजाइम्स बनाता कौन है? आरईआर। प्रोडक्शन कौन करता है? आरईआर, जो कि इसमें पढ़ाऊंगा मैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में कल आपको क्या होता है, ठीक है। ये हो गया इसका नेचर एंड अकरेंस। आराम से पूछो किसी को भी कोई डाउट है तो, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया क्या होता है? डाइजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट रहता है साइटोप्लाज्म में जगह जगह। शेप कैसी होती है? सैक लाइक, स्फेरिकल, जैसे ये स्फेरिकल भी और ये सैक लाइक भी है। सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्या होती है? बहुत पावरफुल एंजाइम्स पाई जाती है। वो एंजाइम्स कौन पहुंचाता है वहां पर? कौन बनाता है? आरईआर। आरईआर की फुल फॉर्म होती है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि कल हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये एंजाइम्स का काम क्या है? डाइजेस्टिंग या ब्रेकिंग, किसका? ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसका नेचर एंड अकरेंस हो चुका है। अब आगे सुनिए, लास्ट टॉपिक इसका फंक्शन। 2 दिन चलेगा चैप्टर, ठीक है, पहले बता रहा हूं बस। अब सुनिए,
अब आ रहा है इसका बेटा फंक्शन। मैंने कोशिश करी है आपको सारी चीजें बताने की, मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो गई होंगी, फिर भी नहीं होती है तो घबराइए मत, हर चीज का सोल्यूशन है, करेंगे मिलके। अब सुन लीजिए बेटा, ये क्या है, पहला फंक्शन, सुनते रहिए बस, इसके लास्ट टॉपिक फंक्शन है, सर्व एज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। बेटा अभी इसको ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, कि इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, पावरफुल एंजाइम्स, और वो एंजाइम क्या काम करती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेशन। तो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर वो पाई जाती हैं आपकी एंजाइम्स। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा वो कौन कराता है, लाइसोसोम्स। ये तो लिखा है, इंट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है सेल के अंदर, लिख रहा हूं मैं, सेल के अंदर, ठीक है। कि सेल के अंदर का जो डाइजेशन होता है, सेल भी तो खाना खा रहा है ना, सेल को भी तो रिपेयरिंग के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो जो डाइजेशन होता है सेल के अंदर वो कौन कराता है, यही लाइसोसोम। इसलिए मैंने क्या लिखा, सर्व एज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो यही करवाता है, ठीक है। पहला फंक्शन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखिए, यानी इंटरसेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। आगे सुन लीजिए, और इसी वजह से इनको किस नाम से जानते हैं हम, डाइजेस्टिव बैग्स। किस नाम से, डाइजेस्टिव बैग्स। क्यों, क्योंकि इनके अंदर वो एंजाइम पाई जाती हैं जो डाइजेशन कराती हैं, इसी वजह से लाइसोसोम्स को किस नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स के। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करवाता है, डाइजेशन, किसके अंदर, सेल के अंदर, इसलिए ये जगह जगह पाए जाते हैं। तो जैसे ये जगह जगह साइटोप्लाज्म में है, जैसे ही वहां पे फटा, उसमें से एंजाइम आएंगी और सेल के अंदर डाइजेशन कराना स्टार्ट कर देंगी। समझ में आया, इसलिए ये एज अ बैग की तरह बिहेव करता है। कौन सा बैग, डाइजेस्टिव बैग। आगे सुन लीजिए, अब सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। दे इट डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया, समझाऊंगा, एंड वायरस। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बताऊंगा अभी। बेटा देखो, पहला वाला तो देखो टाइम भी खत्म होने वाला है इसका रिकॉर्डिंग का, तो सुनिए मेरी बात, ये खत्म करते हैं आज लाइसोसोम्स को पूरा। बेटा इसका फंक्शन पहला क्या है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कराता है, तो इसी वजह से इसको डाइजेस्टिव बैग के नाम से जानता है। उस डाइजेस्टिव बैग के अंदर बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर बाहर के हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, सुना होगा आपने, बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाते हैं। तो जैसे ही वो सेल के पास पहुंचते हैं, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, इसमें से बाहर निकलती है और उनको मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। वही तो बताया मैंने, इट डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहर, जो बाहर से मटेरियल आए हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उनको क्या कर देता है, ये तबाह कर देता है, मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे कि बैक्टीरियाज और वायरस। अब आप कहोगे भैया कोरोना वायरस को क्यों नहीं मार पाता, क्योंकि हर वायरस एक सा नहीं होता, वो पावरफुल वायरस है, वो हमारी बॉडी झेल नहीं पा रही, हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसी काम नहीं कर पा रहे, सेल के अंदर ये काम नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो। तो ये क्या काम करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कोई भी ऐसी सब्सटेंस को जो सेल के लिए हार्मफुल है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। इसी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये सेल को कैसे इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। कैसे इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। आया समझ में मेरी बात। चलिए इसके बाद आगे का मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट थिंग और है, टू बी कंटिन्यू लिख देता हूं मैं इसमें, आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। देखो आज हमने साइटोसोल भी पढ़ा है, तो कल हम लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। देन ठीक है, फिर अगले दिन ये छोटे छोटे टॉपिक है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और राइबोसोम, यानी 1 2 या 3 दिन चलना है बस ये चैप्टर, बाकी खत्म, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा लाइसोसोम्स के बारे में। आज के लिए इतना, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछेंगे।
थैंक यू क्लास।